हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं पावर के बारे में। कुछ बच्चों को बहुत दिक्कत आ रहा था कि सर वर्क समझ में आ गया, एनर्जी समझ में आ गया है, वीडियोस ऑलरेडी हैं हमारे चैनल पे फिजिक्स पटना से पे, तो पावर का वीडियो नहीं था बच्चों। तो आज हम पावर के बारे में हर एक चीज डिस्कस करेंगे। पावर है क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मॉडिफाई करके इसका क्या फॉर्मूला बनता है, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे, जिसके बाद आपके लिए पावर भी बहुत आसान हो जाएगा। तो ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, न्यूमेरिकल्स रखे हैं, वो आपके सेलिना टेक्स्ट बुक के ही हैं, जो क्लास आईसीएसई 10th के फिजिक्स के। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला चीज है कि पावर होता क्या है। तो देखिए बच्चों, हम पावर को डिफाइन कैसे करते हैं। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ वर्क डन। रेट का मतलब क्या होता है, हम ये टर्म या तो डायरेक्टली यूज कर लेते हैं रेट ऑफ वर्क डन, या फिर रेट के जगह हमें एक और चीज लिखा मिल सकता है कि द वर्क डन पर यूनिट टाइम, है ना, वर्क डन पर यूनिट टाइम। कुछ बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं कि वो रेट टर्म भी यूज कर लेते हैं और पर यूनिट टाइम भी लिख देते हैं। जैसे कुछ बच्चों को मैंने ऐसे लिखते देखा है कि इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपने रेट टर्म यूज कर लिया फिर आपको ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे, रेट ऑफ वर्क डन, या फिर क्या लिख सकते हैं कि इट इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, ये आया कहां से, ये समझते बच्चों। इसका फॉर्मूला अगर हम लिखें तो पावर के लिए सिंबल होता है कैपिटल P एंड इट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं, नंबर्स देख के कोई भी चीज अच्छे से समझ में आता है। तो मान लीजिए मुझे बोला गया कि 4 सेकंड में किसी एक पर्सन ने 100 जूल का वर्क किया। आपको पता होगा ऐसा यूनिट वर्क का क्या लेते हैं, जूल लेते हैं, और टाइम के लिए हम क्या लेंगे, सेकंड। तो 4 सेकंड में अगर 100 जूल का वर्क हो रहा है तो हर एक सेकंड में कितना वर्क होगा, यूनिटरी मेथड लगाएंगे, सिंपल, दैट इज 100 बाई 4 जूल। इसका मतलब कितना हो गया, 25 जूल। अब देखिए हर एक सेकंड में ये कितना वर्क कर रहा है ये पर्सन, 25 जूल का। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, 25 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकंड, या फिर इसी को हम क्या पढ़ते हैं, पर यूनिट टाइम। यूनिट का मतलब क्या होता है बच्चों, 1। तो इट इज पावर। पावर क्या हो गया, वर्क डन पर यूनिट टाइम, या फिर इन 1 सेकेंड। इट इज क्वाइट सिंपल। अब देखिए ये नंबर देख के हमें समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको जरा ये वेरिएबल लेके बता देता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास टाइम दिया गया T सेकेंड, और इसमें वर्क डन कितना होगा, W जूल, W अर्ग, कुछ भी ले सकते हैं, यूनिट हम कुछ भी ले सकते हैं। तो T सेकेंड में अगर W जूल ऑफ वर्क डन हुआ तो हर एक सेकेंड में कितना वर्क होगा, दैट विल बी W बाई T। यही क्या है बच्चों, यही है पावर। तो पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द वर्क डन इन 1 सेकेंड, या फिर इट इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब हर एक सेकेंड में। बहुत आसान सा चीज है बच्चों। तो यहां से हमारा ये फॉर्मूला आता है पावर का, ये हमारा डेफिनेशन हो गया। अब देखिए इसका ऐसा यूनिट क्या होता है और ऐसा यूनिट को डिफाइन कैसे करते हैं, ये सारा चीज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, और फिर न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। तो जैसे देखिए पावर का जो हमारा ऐसा यूनिट होता है बच्चों, वो रहता है, ये न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट आ गया, न्यूमेरिकल्स पे हम बाद में आएंगे। अभी पहले मैं आपको बता देता हूं कि पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है और उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। बहुत आसान सा तरीका है बच्चों, आपको ये कभी याद नहीं करना पड़ेगा किसी भी यूनिट को। अब जैसे पावर का यूनिट वॉट है, वर्क का यूनिट जूल है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, तो हम कितना याद करते रहेंगे। मैं आज आपको एक तरीका बताऊंगा जिसके बाद आप पूरे फिजिक्स में किसी भी यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे ऐसा यूनिट क्या होता है पावर का, ये होता है वॉट। तो वॉट को अगर हम पूरा लिखेंगे तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम है, और अगर सिर्फ सिंबल देना तो कैपिटल W लिखेंगे, है ना। अब ये ऐसा यूनिट हो गया। और जो हमारा यूनिट, दूसरा यूनिट जो होता है, अदर यूनिट में लिख देता हूं, अदर यूनिट हम यूज करते हैं हॉर्स पावर। अब ये हॉर्स पावर आपने देखा होगा कहां पे यूज करते हैं, जैसे कोई भी इंजन है, कोई भी मशीनरी है, तो उसका जो पावर होता है वो पावर बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ये यूनिट का, जिसको हम हॉर्स पावर बोलते हैं, और उसको ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं, है ना। अब ये हॉर्स पावर और वॉट में क्या रिलेशन है वो भी मैं आपको बता देता हूं, फिर हम इस यूनिट को डिफाइन करना सीखेंगे। अब देखिए जैसे मैंने लिखा कि 1 हॉर्स पावर में कितना वॉट होता है, तो 746 वॉट होता है ना। ये काफी यूजफुल है बच्चों हमारे लिए। जब भी हम कोई न्यूमेरिकल बना रहे होंगे, जैसे अभी एक न्यूमेरिकल हम करेंगे, उसमें हमें बोला जाएगा कि ये हमें फाइंड करना है हॉर्स पावर में। जो पावर किसी बॉडी का है या किसी मशीन का, वो हमें किस में फाइंड करना है, हॉर्स पावर में। तो हम ये कन्वर्जन कर सकते हैं, अगर वॉट में हमारा वैल्यू आया भी है तो हम उसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइड करके। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हमें 1 वॉट को डिफाइन करने अगर बोला गया तो हम क्या करेंगे, जरा देखिए।
1 वॉट को मुझे क्या बोला गया, 1 वॉट को डिफाइन करने की, 1 वॉट कितना पावर होता है। तो देखिए किसी भी यूनिट को डिफाइन करने के लिए हम सिर्फ 2 स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहला स्टेप क्या है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला चीज आपको यह सोचना है बच्चों कि जिस यूनिट को डिफाइन करने बोला गया है वो यूनिट है किसका। अब जैसे मुझे डिफाइन करने को बोला गया है 1 वॉट को, तो हम सोचेंगे ये वॉट किसका यूनिट है, वॉट तो पावर का यूनिट है। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, हम पावर का फॉर्मूला लिखेंगे, है ना, दैट इज W/T। ये स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 में देखिए क्या करना है। स्टेप 2 हमारा क्या हो जाएगा, 1 वॉट को डिफाइन करना है ना। तो अब देखिए पावर का हमने ऐसा यूनिट लिया है ना वॉट, तो ये पावर जिस पे, अच्छा आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये वर्क के लिए है W। चलिए मैं एक बार यहां पूरा लिख देता हूं वर्क, और ये कैपिटल W किसके लिए है, वॉट के लिए है। तो देखिए ये किस पे डिपेंड कर रहा है, वर्क पे और टाइम पे। तो अगर पावर का हम ऐसा यूनिट ले रहे हैं तो हम वर्क का भी ऐसा यूनिट लेंगे, दैट विल बी जूल, और टाइम का भी ऐसा यूनिट लेंगे, दैट विल बी सेकेंड। अब आपको यहां दिख रहा होगा यहां 1 है, तो यहां दोनों जगह हम 1 और 1 पुट कर देंगे। हर यूनिट को डिफाइन करने में यही करना है बच्चों आपको। पहले स्टेप में आप फॉर्मूला लिखेंगे उस क्वांटिटी का जिसका यूनिट आपको डिफाइन करना है, और फिर सेकंड स्टेप में आपको ये काम करना है। और दोनों जगह देखिए 1 by 1 कर दिया तो 1 by 1 क्या आएगा, 1 आएगा ऑब्वियसली, है ना। तो अब यहां फिजिक्स का काम हमारा हो गया ओवर। आप इसको डिफाइन कर सकते हैं अपने लैंग्वेज में। आप क्या करेंगे, देखिए if a body does 1 joule of work in how much time, in 1 second, then the power developed या the power of the body is 1 watt। बहुत आसान सा चीज है बच्चों। अब देखिए इसके अलावा आपको कोई भी यूनिट डिफाइन करना हो ना, वैसे आपको मैंने तरीका बता दिया है, इसके अलावा भी अगर कोई यूनिट आपको डिफाइन करने में परेशानी होती है, यू शुड लेट मी नो, और मैं उसके लिए भी कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर आपको बताऊंगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, देखिए ये 1 वॉट को तो हमने डिफाइन कर लिया। अब अगर इससे बड़ा यूनिट कोई चाहिए, वॉट से बड़ा यूनिट चाहिए, तो एक यूनिट तो हमें मिल चुका है, हॉर्स पावर। अगर हम इस वॉट के आगे ऐसे किलो लगा दें, आपको पता होगा कि स्मॉल के स्टैंड्स फॉर किलो, तो 1 किलोवाट में कितना वॉट हो जाएगा, ऑब्वियसली 1000 वॉट हो जाएगा। या ऐसे अगर आपको लिखा मिले कैपिटल M, तो ये कैपिटल M को हम पढ़ते हैं मेगा। मेगा का मतलब होता है 10 to the power 6, जैसे किलो का मतलब 10 to the power 3 या 1000, वैसे मेगा हमारा प्रीफिक्स है जिसका मतलब क्या होता है 10 to the power 6। अब वॉट है तो 10 to the power 6 वॉट। ऐसे ही अगर 1 कैपिटल GW आपको लिखा मिले तो इसको हम गीगा पढ़ते हैं, तो 1 गीगा वॉट में क्या हो जाएगा 10 to the power 9 वॉट। तो ये सब प्रीफिक्स है बच्चों, किलो में 10 to the power 3, मेगा में 10 to the power 6, गीगा में 10 to the power 9। इट इज क्वाइट सिंपल, तो आपके न्यूमेरिकल्स में काम आता है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, देखिए होता क्या है, जैसे आपको ये पावर हमने डिफाइन कर लिया, तो कोई भी बॉडी कितना वर्क कर रहा है इसको तो हमने डिफाइन कर लिया, पावर हमने उसके टर्म्स में डिफाइन कर दिया। अब जैसे हमने घरों में देखा है जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, जैसे बल्ब हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो बल्ब के ऊपर आपने ये लिखा हुआ देखा होगा ऐसे 50 वॉट W, कैपिटल W, या 100 वॉट, या आयरन जो रहता है इलेक्ट्रिक प्रेस, उसके ऊपर आपने ऐसा लिखा देखा 1 स्मॉल के W, मतलब 1 किलोवाट मतलब 1000 वॉट। तो आखिर ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस डिस्प्लेसमेंट तो करेगा नहीं, कोई वर्क तो कर नहीं रहा है, ये चल के तो जा नहीं रहा है, तो ये क्या करता है बच्चों, किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं ये समझते हैं, और फिर हम उसके आगे बढ़ेंगे। देखिए जरा, मान लीजिए मुझे बोला गया कि किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के पावर को डिफाइन करना है, तो हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बच्चों क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हमें बहुत बार ऐसा भी कंडीशन मिलता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम मतलब हर एक सेकंड में बाय एन अप्लायंस, है ना। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल पावर, है ना। आपको हो सकता है इलेक्ट्रिकल पावर लिखा मिले या सिर्फ ऐसा पावर लिखा मिले कि किसी अप्लायंस का पावर को कैसे डिफाइन करते हैं, तो ऐसे डिफाइन करते हैं। ऑब्वियसली वो जो अप्लायंस है वो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा हर एक सेकंड में। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे लिखा हुआ मिला कि एक बल्ब है या कोई भी अप्लायंस है, उसके ऊपर लिखा हुआ हमें ऐसा मिला कि उसका पावर कितना है 50 वॉट। इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 50 जूल बाय 1 सेकेंड, क्योंकि जूल बाय सेकेंड करेंगे तो क्या आएगा वॉट, देखिए वहां से आपको दिख रहा होगा, है ना। तो 50 जूल बाय 1 सेकेंड का मतलब क्या, इस अप्लायंस को जैसे मान लेते, अभी मेरे अगल बगल बहुत सारा अप्लायंस है, तो हम मान लेते हैं जैसे यही ये स्क्रीन, ये हमारा एक अप्लायंस है। फॉर एन एग्जांपल हम मान लेते हैं कि इसका पावर 50 वॉट है। इसका मतलब कि इसको हर एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होगा, 50 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होगा, तभी ये प्रॉपरली वर्क करेगा, है ना। तो इट इज क्वाइट सिंपल। अब देखिए ये हमने समझ लिया कि किसी भी
बॉडी का पावर कैसे डिफाइन कर सकते हैं या किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का पावर कैसे डिफाइन कर सकते हैं। और बच्चों ये बहुत जरूरी है, आप इसको ध्यान से समझिएगा और हो सके तो इसे नोट भी कर लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आपके बहुत काम आने वाला है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो गया पावर के बारे में बच्चों, एक और इसका मॉडिफाइड फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता देता हूं और उसके बाद हम आ जाएंगे न्यूमेरिकल्स पे। ये सारा चीज हमने डिस्कस कर लिया बच्चों पावर के बारे में। अब एक और हमारा फॉर्मूला हम क्या यूज कर सकते हैं, जैसे देखिए पावर के जगह हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, वर्क बाय टाइम तो ले ही सकते हैं, या फिर पावर का दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, मतलब एनर्जी बाय टाइम, ये हमने यहां पे देख लिया। तीसरा क्या पॉसिबिलिटी है, बहुत बार ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल में ना हमें वर्क दिया गया है और ना टाइम दिया गया है, और ना एनर्जी दिया गया और ना टाइम दिया गया है, लेकिन बोला गया कि पावर फाइंड करना है। तो उस कंडीशन में हम कैसे पावर फाइंड करते हैं बच्चों, देखते हैं। देखिए मैं आपको ये करके दिखा देता हूं, और आप ये सारा चीज बच्चों वीडियो को ना पॉज करके और सारा चीज आप नोट कर सकते हैं। तो हम पावर का दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। देखिए पावर क्या है, वर्क बाय टाइम। हम वर्क की जगह ऐसा लिख सकते हैं क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, लिख सकते हैं ना। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जब तक आपसे ये नहीं बोला गया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ एंगल है, क्वेश्चन में अगर आपको बोला गया तो अलग बात है, अगर आपको सिर्फ वर्क को डिफाइन करने बोला जाता तो आप क्या बोलते हैं कि फोर्स लगाया बॉडी पे एंड द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन द सेम डायरेक्शन, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। तो ऑब्वियसली अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, जीरो। तो हम उस कंडीशन में, चलिए एक बार मैं लिख देता हूं आपके लिए, एफ एस क्या लिखते हैं, कॉस थीटा, है ना, और थीटा की जगह हम क्या लेंगे, जीरो। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो कॉस जीरो 1 होता है। तो अब देखिए तो यहां से क्या होगा, एफ इंटू एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को एक बार अलग से लिख लेते हैं। तो देखिए क्या आ गया, एफ मल्टीप्लाइड बाय, ये देखिए इसको मल्टीप्लीकेशन का साइन पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन आ सकता है, लेकिन 10th तक में कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। 11th में बच्चे जाते हैं तो उनको ये चीज पढ़ाया जाता है क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, फिलहाल आपको ये नहीं पढ़ाया गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको मल्टीप्लीकेशन का ही साइन पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी। अब देखिए हमारे पास पावर का एक और फॉर्मूला आ चुका है, दैट इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो अगर किसी न्यूमेरिकल में हमें वर्क और टाइम नहीं मिला, एनर्जी और टाइम नहीं मिला, तब भी हम पावर फाइंड कर सकते हैं। वो क्या करेंगे, फोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी जस्ट हम एक ऐसा न्यूमेरिकल देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी बढ़िया हो जाए। आइए क्या देखते हैं क्या है, देखिए एक क्वेश्चन पहले ये है, ये कर लेते हैं, या फिर मैं आपको वही क्वेश्चन बना देता हूं जो पहले अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया उससे रिलेटेड। जैसे देखिए, एन ऑक्स कैन अप्लाई अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन, है ना, it is taking part in a cart race and is able to pull the cart at a constant speed of 30 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए हमें ये पता चल गया कि ये जो ऑक्स है ये मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकता है, 1000 न्यूटन का, और ऐसा फोर्स लगा के ये कितना मैक्सिमम स्पीड, कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर सकता है, स्पीड मेंटेन कर सकता है 30 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है, while making its best effort calculate the power developed by the ox। अब पावर फाइंड करना है कि ऑक्स का पावर कितना है, तो हम उसके लिए वर्क ढूंढेंगे, टाइम ढूंढेंगे, तो कुछ है ही नहीं। तो इस कंडीशन में बच्चों हमें दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज फोर्स एंड वेलोसिटी। तो ऑक्स कितना फोर्स लगा सकता है और उसका स्पीड कितना है, वेलोसिटी कितना हमें पता है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, फोर्स की जगह रखा 1000 न्यूटन और स्पीड या फिर वेलोसिटी की जगह रखा हमने 30 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए कितना आ गया, 3 × 10 to the power 4 हम इसको लिख सकते हैं ना, है ना। अब दोनों चीज अपने अपने ऐसा यूनिट में, इसीलिए पावर भी ऐसा यूनिट में आएगा, और पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वॉट। बहुत सिंपल है बच्चों। चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये देखिए, द पावर ऑफ अ मोटर इज 40 किलोवाट। तो पावर हमें दे दिया गया मोटर का कितना, 40 किलोवाट। तो हम अगर इसे वॉट में लिख लें, हमारा टेंडेंसी रहना चाहिए ना कि जो भी चीज बोला गया वो हम पहले ऐसा यूनिट में लिख ही लेते हैं, ऐसे हमारा काम थोड़ा आसान रहेगा। सारा चीज ऐसा यूनिट में लिखते जाएंगे तो लास्टली हमारा कैलकुलेशन आसान रहेगा। अब देखिए 40 किलोवाट को हम क्या लिख सकते हैं, 40 और किलो है तो 3 0 वाट पुट कर दिया, इतना वॉट हो गया। अब एट व्हाट स्पीड कैन द मोटर रेज अ लोड ऑफ 20,000 न्यूटन। अब देखिए हमारे पास ये लोड दिया गया बच्चों 20,000 न्यूटन। तो मोटर क्या करेगा, हमने घर में सुना होगा कि मोटर ऑन कर दो, मोटर चला दो। तो मोटर क्या करता है, जनरली जो घरों में मोटर हम यूज करते हैं उसका काम क्या होता है, पानी भरना, पानी के टंकी में पानी भरने का काम करता है मोटर। तो हम वही एग्जांपल लेके समझते हैं कि मोटर को कितना लोड रेज करना है, मतलब जो वाटर को इसको रेज करना है, उस वाटर का वेट हमें दिया गया 20,000 न्यूटन। तो ऑब्वियसली इस मोटर को कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ऊपर के डायरेक्शन में जितना उस वाटर का वेट है, मतलब जितना लोड का वेट है। तो हमें फोर्स के बारे में पता चल गया,
कि फोर्स कितना है लगाना पड़ेगा मोटर को, 20,000 न्यूटन, और उस पावर गिवन है हमारे पास मोटर का। तो हमसे पूछा क्या गया, देखिए ये एट व्हाट स्पीड कैन द मोटर रेज, मतलब ये स्पीड पता करना है कि कितने स्पीड से मोटर इस लोड को उठा सकता है। हमने एग्जाम्पल पानी का लिया, कुछ भी हो सकता है इसके जगह। अब देखिए तो पावर क्या होता है बच्चों, अभी हमने देखा F इंटू वी, तो हमें क्या क्या पता है, पावर पता है दैट इज 40,000 वॉट, और फोर्स हमें पता है दैट इज 20,000 न्यूटन। तो हमें यहां से स्पीड का पता चल जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए ये तो 2 टाइम्स में कट गया, मतलब ये क्या आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये सारा क्वेश्चंस बच्चों आपके सेलिना टेक्स्ट बुक का ही है, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आप सारा चीज समझते जाइए, और कहीं पे इसके अलावा भी आपको दिक्कत है अगर किसी टॉपिक में, प्लीज लेट मी नो। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, जैसे ये एक क्वेश्चन है, अ वाटर पंप रेजेस 50 लीटर ऑफ वाटर, देखिए वही आ गया वाटर पंप वाला काम, थ्रू अ हाइट ऑफ 20 मीटर इन 5 सेकेंड। जैसे मान लीजिए यहां पे हमारे पास पानी है, कितना पानी है 50 लीटर, तो ये वॉल्यूम दिया गया बच्चों 50 लीटर। हमारे पास थोड़ा इसको अलग लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन आ सकता है। हमारे पास 50 लीटर ऑफ वाटर है, वॉल्यूम दिया गया वाटर का, और इसको वाटर पंप को उठा के ले जाना है कितने हाइट तक, मान लीजिए हमें हाइट ये कितना दिया गया है 25 मीटर, और ये सब कुछ करने में इसको कितना टाइम लग रहा है पंप को, इसको टाइम लग रहा है 5 सेकेंड, है ना। तो देखिए हमें फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द पावर ऑफ द पंप रिक्वायर्ड। अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि ये पंप ने वर्क कितना किया ये फाइंड कर ले, क्योंकि पावर के लिए हमें देखिए क्या क्या चाहिए, पावर के लिए क्या चाहिए, वर्क डन बाय द पंप डिवाइडेड बाय टाइम। तो वर्क डन हमें पता अगर चल गया कि ये पंप वर्क कितना कर रहा है, तो वर्क वहां रख देंगे और टाइम तो दिख ही रहा है। अब वर्क के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा जरा सोचिए, ऑब्वियसली इस पंप को पानी को उठा के ऊपर ले जाना है, तो इसको फोर्स भी किधर लगाना पड़ेगा, ऊपर। तो फोर्स ऊपर लगा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी, ये जो हमें हाइट दिया गया है कि 25 मीटर हाइट तक चला गया, तो ये हाइट हमारे लिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट। पानी को यहां से उठा के यहां तक ले जाना है, तो देखिए फोर्स भी ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल 0 है। तो cos थीटा की जगह हम क्या लेंगे, चलिए मैं लिख देता हूं आपके लिए, W इक्वल एफ एस cos थीटा होता है ना, तो थीटा की जगह क्या लेंगे 0, क्योंकि फोर्स भी ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर। अब बाकी सारा काम में देखिए हम कैसे करेंगे, इस पंप को कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना इस पानी का वेट है। तो वेट फाइंड करने के लिए अब देखिए बच्चों हम क्या क्या करेंगे, मैं यहां कर देता हूं आपके लिए वो सारा काम। वेट के लिए हमें पहले क्या चाहिए होगा, जो वाटर है उसका मास चाहिए होगा, और हमें वॉल्यूम दिख रहा है, और देखिए आपको हिंट में यहाँ पे डेंसिटी दिया गया है वाटर का। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, आपको पता है कि डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो अगर हमें मास ऑफ वाटर चाहिए तो मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, है ना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर देंगे। अब वॉल्यूम हमें दिख रहा है 50 लीटर, लेकिन डेंसिटी किसमें दिख रहा है, केजी पर मीटर क्यूब में। तो ऑब्वियसली पहले हम इस लीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर क्यूब में। और आपको पता होगा बच्चों कि एक मैं लिख देता हूं यहाँ पे, 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होता है, 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब होता है। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, कन्वर्जन फैक्टर पता होना चाहिए। तो 1 लीटर में अगर इतना मीटर क्यूब होता है, तो इतने लीटर में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू द पावर -3 से, तो हमें ये पता चल जाएगा कि वॉल्यूम कितना आया, 50 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। ये क्या आ गया हमारा वॉल्यूम। अब देखिए ये वॉल्यूम हम यहां रख देंगे 50 इंटू 10 टू द पावर -3, और ये आ गया मीटर क्यूब में। और ये सारा काम हमने किया क्यों, क्योंकि डेंसिटी में हमें केजी पर लीटर नहीं दिख रहा है, केजी पर मीटर क्यूब दिख रहा है। तो अब रख देते हैं डेंसिटी कितना है, 10 टू द पावर 3। अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि बेस सेम है, बेस सेम है, और पावर यहाँ -3 और यहाँ 3 है, तो पावर ऐड हो जाएगा, मतलब -3 और +3 क्या हो जाएगा 0। तो वी आर लेफ्ट विथ 50 इंटू 10 टू द पावर क्या 0। तो आपको पता है कि 10 टू द पावर 0 है, किसी भी चीज का पावर 0 देंगे तो क्या होगा 1। तो देखिए यहां से आ गया हमारा मास, क्या आ गया 50 केजी, मास ऑफ वाटर आ गया 50 केजी। अब आप इससे वेट फाइंड कर सकते हैं, तो हमें फोर्स का पता चल जाएगा बच्चों, फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर। और वेट के लिए क्या करेंगे, मास इंटू जी। तो मास हमें दिख रहा है, वेट के लिए हम क्या करते हैं, m इंटू जी करते हैं ना। तो मास पता चली गया, और देखिए जी का वैल्यू आपको दिया गया 10, तो हम यहां से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। बाकी ये वाला पार्ट मैं जरा हटा रहा हूं बच्चों, यहां से वॉल्यूम वाला पार्ट हमने फाइंड कर लिया है। तो देखिए वेट कितना आ गया, 50 इंटू जी का वैल्यू हम रखेंगे 10, तो ये किसमें आ गया, न्यूटन, 500 न्यूटन।
है ना। अब देखिए फोर्स हमें पता चल गया, जितना वेट है वाटर का उतना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो हमें फोर्स का पता चल गया। तो यहाँ फोर्स रख देते हैं कि पंप को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 500 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है वाटर का, देखिए यहां से मूव करता हुआ यहां तक आया, तो हाइट कितने तक ले जाना है, 25, तो डिस्प्लेसमेंट इज 25। ये भी किसमें, ऐसा यूनिट में, मीटर में। मतलब यहां से हमारा वर्क किसमें आ जाएगा बच्चों, ये हो गया 12500, तो दैट विल बी इन जूल, क्योंकि वर्क हमारा जूल में है, ऐसा यूनिट में, क्योंकि सारा चीज हमने किस में लिया, ऐसा यूनिट में लिया। अब देखिए पावर हमारा क्या आ जाएगा, पावर इक्वल वर्क डन बाय पंप डिवाइडेड बाय टाइम, तो 12500 जूल बाय टाइम कितना दिया गया, 5 सेकेंड। तो देखिए ये जूल में, ये सेकंड में, दोनों अपने अपने ऐसा यूनिट में, तो ऑब्वियसली हमारा पावर किस में आ जाएगा, ऐसा यूनिट में, दैट इज इन वॉट। तो इट इज क्वाइट सिंपल। आई होप कि आपको ये जितना चीज मैंने बताया है बच्चों, ये आपको समझ में आओ, ये आपके लिए बेनिफिशियल हो, और इसके साथ आपका पावर का भी जो टॉपिक है वो आसान हो गया हो। अगर ऐसा है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों से शेयर करिए, ताकि जैसे आपके लिए ये चीज आसान हुआ है वैसे बाकी बच्चों तक भी ये पहुंचे और उनके लिए भी आसान हो। और मैं आपके साथ हमेशा चलता रहूंगा फिजिक्स को आसान करने के लिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों।